ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग, बहुत कांटे की टक्कर है या एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि ये जो मरहला आज चल रहा है ये चौथा मरहला है। इसके पहले 3 मरहले हो चुके हैं और इसके बाद भी 3 मरहले होने हैं। तो 172 सीटों पर जहां बाजाब्ता ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है 3 मरहलों तक, अब ये चौथे मरहले की वोटिंग चल रही है। चौथे मरहले में कुल 9 अजला हैं और 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इन 59 में से आप हैरान होंगे, अगर आपको नहीं मालूम होगा या याद नहीं होगा, मैं बता देता हूं कि चौथे मरहले में इन 59 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 4 सीटें मिली थी और बीएसपी को महज 2 सीटें। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार बीजेपी को और क्या ज्यादा सीटें मिलेंगी या उनके सीटों में कमी आएगी? क्या समाजवादी पार्टी इस बार फिर से 2012 वाली अपनी परफॉर्मेंस को दोहराएगी? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी से अब्बास मौजूद हैं और शुभेंदु शेखर अवस्थी मौजूद हैं बीजेपी से, और साथ ही प्रेम कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रेम कुमार जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 2012, 2017, अब 2022 और 2022 के बिल्कुल ये बीच मतलब के पड़ाव पर है ये जो चुनावी सफर है। इससे पहले 3 मरहले हो चुके हैं, इसके आगे भी 3 मरहले होने हैं। कितना अहम है, कितना क्रूशल है बीजेपी के लिए, कितना पाने या खोने के लिए है समाजवादी गठबंधन के लिए, कितना पाना या खोने का यहां पर चांस है या अवसर है? बीएसपी और दीगर पार्टियां भी है, कांग्रेस भी है। प्रेम कुमार जी। मुकाबले चौथे चरण में ये दिख रहा है कि बराबरी की टक्कर दिख रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है। और ये बीजेपी का होल्ड वाला परंपरागत रूप से अवध क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। और उस हिसाब से देखें तो यहाँ बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन चूंकि बीजेपी ने बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रखा है और इस बार जो समीकरण कुछ बदले हुए हैं और जो वोटिंग का पैटर्न दिख रहा है, जहां पर कि जहां ज्यादा वोटिंग दिख रही है किन इलाकों में, जैसे लखीमपुर खीरी के इलाकों में, पीलीभीत में, इवन लखनऊ में भी अगर हम विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो उन इलाकों में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज दिख रही है जहां पर कि ब्राह्मण है, मुस्लिम है, इस तरह से। तो या माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इसको देखते हुए हमें ये लग रहा है कि ये कांटे का मुकाबला है। अब बीजेपी सीट्स लूज करेगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये मुकाबला ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा है। जी चलिए, तो ये एक शुरुआती रिमार्क्स है, या हम कह सकते हैं कि एक तज्जिया है प्रेम कुमार जी की तरफ से, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब मैं आता हूं बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, तर्जुमान बीजेपी। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, बीजेपी ने 2017 में 59 में से 50 सीटें हासिल की थी। क्या ये सबसे अच्छा जो हो सकता है वो प्रदर्शन था या मुजाहरा था? मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई ये तो हमने 50 लिया था, अब उससे ऊपर ही आएगा। बाकी जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, पता नहीं इनका कौन सा चश्मा है और कहां से ये देखते हैं। सपा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। और हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में करंट है, तो हम पिछली बार की यदि हम टोटल नंबर्स में बात करें तो उससे भी ज्यादा नंबर आपकी बार आने वाले हैं। और एक और बड़ी बात है जिसको मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद प्रेम कुमार जी का एक ही दिशा से देखते हैं तो वो उधर से वैसे ही दिखता होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सभी व्यू से, सभी एंगल पे देखना चाहिए। आज मैं आधे घंटे या 20 मिनट में कैद नहीं हूं, खुल के बोलिए, जितना बोलना है और खुल के जवाब लूंगा प्रेम कुमार जी से, जितना वो जवाब देना चाहे बोलिए। साहब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए आधे घंटे में ना आपकी बात चालू हो पाती है और ना मेरी बात खत्म हो पाती है, इसलिए कहिए। मैं आज यही कहूंगा कि प्रेम कुमार जी का एक विशेष दृष्टि से देखना और एक ही एंगल से देखना हमेशा हमको कई चैनलों पर दिखता है कि बड़े बायस्ड बोल रहे हैं और सरकार के विरोध में बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि इसमें देखिए, मैं थोड़ा यहां पर कट करना चाहूंगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट है
और अगर वो गलत कह रहे हैं तो 10 मार्च को आप सही हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे दाग लगेगा। अगर वो गलत नहीं है, सही है, तो वो भी 10 मार्च को पता चल जाएगा। आप अगर वो गलत हैं तो आप अपने सच होने का प्रमाण दीजिए, आप वो तथ्य बताइए, आप वो फैक्टर्स बताइए कि वो क्यों गलत है और आप क्यों सही हैं। आप बताइए, बताना चाह रहा हूं व्हाई यू आर राइट, टेल मी। हाँ, जो देखिए, हमारा एक बाइसिंग हो सकती है भाजपा की तरफ और सपा के प्रवक्ता की हो सकती है अपनी पार्टी की ओर, पर पॉलिटिकल जो एनालिस्ट होता है उसका किसी से एफिलिएशन या उसका कोई एक माइंडसेट, पॉलिटिकल एनालिसिस सिर्फ एनालाइज करता है। मैंने कहा आपको फिर से कि आप अपनी बात के फेवर में आंकड़े दीजिए, इसलिए मैंने आप प्लीज दीजिए। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि अगर 2017 में आपकी पार्टी ने 59 में से 50 सीटें हासिल की थी और अब आप कह रहे हैं कि 50 से हम ज्यादा लाएंगे, किन बुनियाद पर? व्हाट आर द फैक्टर्स देयर, टेल मी, किस बुनियाद पर? हाँ, पहला बताइए। हमने 17 में चुनाव लड़ा था, तो सपा की सरकार थी और पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट थी वो सपा के सपोर्ट में खड़ी थी और उस समय पर कांग्रेस ने भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और कांग्रेस की इतनी खराब हालत नहीं थी जितनी अब है, तो कांग्रेस का वोट भी उसमें जुड़ा था। और आप देखिए कि लगभग 24% 25% वोट अप्रोक्सीमेटली सपा को मिला था और 20% से 22% के बीच में अलग अलग लोकेशंस पे बसपा को भी वोट मिला था। अब जो बसपा का वोट है, जो 20-22% बसपा का वोट है, उसमें 2019 में, तो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये सब जितने भी प्रवक्ता और जितने भी एनालिस्ट यही बोल रहे थे कि यहां पे 10-12 सीट से ज्यादा भाजपा की नहीं आएगी, तो हमारी 64 सीटें आई, 64। सेम इक्वेशन है। उस समय पर बसपा, सपा, कांग्रेस और भी जितने दल थे सब हमारे विरोध में खड़े हुए थे, परंतु क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? हम उस समय पर भी यही डिबेट कर रहे थे जो आज आपके सामने कर रहे हैं। हमारा एक ही चीज कहना है कि जो बसपा का एक बहुत बड़ा वोट है, जिसने 2019 में चुनाव पे हमको लगभग 40% बसपा का वोट हमारे ओर टिल्ट हुआ था और हमको वोट किया था उसमें, वो अब हमको 60 और 65% दलित समाज का वोट मिलेगा। उसमें भी दो समाज हैं जो बसपा का एक बड़ा स्ट्रांग वोट है, एक दलित समाज का और एक मुस्लिम समाज का। तो दलित समाज का जो जाटो वोट है वो पूरा का पूरा हमको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, किस बुनियाद पर मिल रहा है, क्या किया आपने जाटों के लिए, बताइए, ये तो बताना होगा ना आपको। देखिए, एक जो दलित समाज है वो सबसे पिछड़ा समाज है और ज्यादातर लोग गरीब है यहाँ पर, और जिन लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जिन्होंने उस समाज के लोगों को बहुत प्रताड़ना दिया। और आप सोचिए कि कांग्रेस ने तो अंबेडकर जी को जीतने तक नहीं दिया। भारतीय जनता सर जी, पार्टी पिछले 5 सालों में यूपी की सरकार ने इन दलितों का जीने का स्तर कितना बढ़ाया, इन दलितों के खानदानों के नौजवानों को कितनी नौकरियां दे दी, ये बताइए ना। साहब, उसी का जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस ने 25 साल पहले क्या किया था, उसकी बुनियाद पर आज वोट नहीं मिलने वाला। तो आप विशाल साहब, या तो आप सब क्वेश्चन पूछ लो तो मैं एक साथ जवाब दे देता हूं। तो आप मेरे सवाल के जवाब तो दे ही नहीं रहे। मैं सिर्फ सीधा आपसे पूछ रहा हूं कि 50 से ज्यादा आप लाएंगे, किन बुनियाद पर, ये जवाब दे दीजिए। घुमा फिराकर बोलने वाला नहीं हूं, मैं सीधा बोलने वाला हूं। सीधा बोलिए। कि जब 2 साल तक, 2.5 साल से जब यहां पे कोरोना फैला हुआ, 3 साल से जी, उस समय पर अखिलेश जी अपने घर पे अपने समाजवाद के, परिवारवाद के अंदर बैठे हुए थे, घर से नहीं निकले। एक जगह का एक फोटो भी कोरोना काल का यदि सपा का दिख जाए कि वहां पे उनके लोगों ने कुछ काम किया, किसी को खाना भिजवाया, किसी को कुछ किया, परंतु लगातार 2 साल से 3 साल तक एक घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने भोजन दिया है। इसके पहले जो सरकारें रहा करती थी, उस समय पर जो लोग बीमारी से कम मरते थे और भूख से ज्यादा मरते थे। जब रात को खाना ना मिले, साहब मैं आपके पास आऊंगा, शुभेंदु जी को बोलने दीजिए, पूरा मौका है, बोलने दीजिए उन्हें, और प्रेम कुमार जी, आपके पास सबको मैं बराबर का वक्त दूंगा। जी बोलिए शुभेंदु जी, बोलिए। परंतु जब जनता को, दलित समाज को ये भोजन मिला है, तो वो भोजन जो मिला है लगातार 2 सालों में और हर महीने में 2 बार मिला है, तो वो याद रखेगा। बस आप यही कह पाए कि कोरोना के दौरान में भोजन मिला, आप ये नहीं कह पाए कि कोरोना के दौरान में बहुत अच्छा इलाज मिला, आप ये नहीं कह पाए कि कोरोना के दौरान में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई, आप ये नहीं कह पाए कि साइकिल पर लोगों ने अपने मरीजों को ढोया है, एम्बुलेंस मिला कि नहीं मिला। देखिए, मैं आपको यहां पे कह रहा हूं विशाल साहब, इस तरीके का हालात पूरे भारत में थे। आपके हैदराबाद में भी थे, दिल्ली में भी थे, हर जगह पर लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे।
ये स्थिति वर्षों में एक बार होती है, पूरे भारत में थी, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में थी। लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं थी, एक एक एम्बुलेंस के अंदर 20-20 बॉडी जाती थी। तो आप खाली यूपी में जोड़कर जब हम उसका प्रयास कर रहे थे, उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब यही अखिलेश यादव जी अपने सेफई में बैठकर चाय और नाश्ता कर रहे थे अपने परिवारवाद के साथ, समाजवाद डिस्कस। चलिए ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर बीजेपी 2017 में अगर 59 में से 50 सीटें लाती है इस फेज में, तो इस बार 50 से ज्यादा सीटें ले आएगी। पहले तो मैं अब्बास साहब थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, शुरुआती कुछ आपके तथ्यों पर, आपके कमेंट्स पे शुभेंदु जी को ऐतराज है। उन्हें लगता है कि आपकी बातें तथ्यात्मक नहीं है, यानी कि वो आंकड़ों या आदाद शुमार पर अब मबनी नहीं है। आपको इसका जवाब देना है। देखिए विशाल जी, जो शुभेंदु जी बोल रहे हैं, एक जरूर ऐसी बात है देश राष्ट्रीय फलक पर कि विचारधाराएं या एनालिसिस जो है इस तरफ या उस तरफ हो जाती है। आप देखते होंगे पूर्वानुमान भी आते हैं और पूरा एक तरफा आता है और फिर चुनाव में वो गलत साबित हो जाता है। ऐसा होता है। अब एक राजनीतिक विश्लेषक की क्या है कि उसकी एक सोच होती है, वो एक कंटेंट लेकर के सामने आता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2017 में जितने एलाइज थे इस बार नहीं रह गए हैं। यहाँ इस बार किसानों का आंदोलन हुआ है जो बीजेपी के उल्टा है और विपक्ष के साथ है। इस बार जो मुसलमानों का जो पोलराइजेशन है वो बट नहीं रहा है, एक पार्टी में जा रहा है। हम और उसकी पुष्टि हो रही है कि आज मायावती जी कह रही हैं कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी से खौफ खाते हैं। आज वोटिंग के दिन उनको ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो मुसलमान वाकई समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ये सारे सिम्टम्स को जोड़ करके जब हम एक धारणा बनाते हैं और वोटिंग पैटर्न को भी उससे जोड़ते हैं तो हम आपको बायस्ड दिख सकते हैं। लेकिन हम पूरे चरण में जो भी 7 चरण होगा, ये जो घटक है, ये जो फैक्ट्स है, बदलने वाला नहीं है। तो हम लगातार इसी पैटर्न पर बोलेंगे तो शुभेंदु जी को लगेगा कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसमें मेरी गलती नहीं है विशाल जी। चलिए अब्बास साहब, तो एक बार आपसे गुजारिश है, तारिक कमर साहब जुड़ गए हमारे साथ लाइव। मैं जरा उनसे फील्ड की रिपोर्टिंग ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। बहुत वक्त है, आप देखिए समझिए। तारिक कमर साहब, बहुत आपका इस्तकबाल है। मुझे आप ये बताएं कि आप किस असेंबली हल्के में हैं और ये किस जिले में आता है? इस जिले में टोटल कुल कितने हल्के हैं और उसका पिछले बार का क्या परफॉर्मेंस था, इस बार क्या रुझान है? बस एक ही सवाल कर रहा हूं आपसे, जवाब लंबा चौड़ा चाहिए। तारिक कमर। हमें और इस सवाल की ज़रूरत भी है विशाल। देखिए, इस वक्त मैं मलिहाबाद असेंबली हल्के में हूँ। जाहिर है ये रिजर्व सीट है और काकोरी का ये इलाका है और ये जो सीट रही है ये बीजेपी के इख्तियार में रही है गुज़िश्ता मरतबा, जहाँ से कौशल किशोर की जो अहलिया हैं जया देवी, उन्होंने इलेक्शन जीता था और एसपी के कैंडिडेट को हराया था। लेकिन इस मरतबा जो मुकाबला है वो वाकई हैरत अंगेज़ है और हैरत अंगेज़ इस हवाले से है कि लोगों में जो रुझानात सामने आ रहे हैं, लोगों के ज़रिए जो हमने सुबह से बात की है, तो वो बड़े अजीब व गरीब हैं। लोग चाहते हैं कि इस इलाके का विकास हो, तरक्की हो, उनको रोजगार मिले, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो। विशाल, ये देखा गया है कि देखिए कुछ सियासी जमातों ने, कुछ फ़िरक़ापरस्त जहनों ने कोशिश की थी कि इलेक्शन को मोड़ा जाए, रुख तब्दील किया जाए फ़िरक़ापरस्ती की तरफ, मजहबी बुनियादों पर। लेकिन ऐसा महसूस होता है इस इलाके में कि जैसे आवाम ने इन तमाम मौज़ूआत को नज़रअंदाज करके ज़िंदगी के बुनियादी मौज़ूआत को अपना मौजू बना लिया है। और देखिए कुछ लोग जुड़े हुए, हम पूछना चाहते हैं कि इस इलाके के लोगों को क्या चाहिए, किन चीज़ों की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पर शिक्षा की भी बहुत बेहद ज़रूरत है, स्वास्थ्य की है और सबसे बड़ी तो रोज़गार यहाँ दरदर्जी वाले, आरी वाले जो हैं वो बहुत परेशान। और अखिलेश भैया ने जो है 18,000 रुपये साल के दरदोजी वाले हैं, जैसे दर्जी हैं, बढ़ई हैं, इनके लिए घोषणा पत्र में कहा है। बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उनको पेश नज़र रखते हुए क्या वोटिंग हो रही है या लोग किसी दूसरी बुनियाद पर वोट कर रहे हैं आज? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अब की जो है लोग रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं लोगों को? नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है। ये पार्टी का नाम न लीजिए, ये बताइए कि मौजूदात क्या है, किस बुनियाद पर वोट कर रहे हैं? वोट एक तरफा है, जो भी है रोज़गार के लिए है, अच्छा वोट है। रोजगार की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं लोग, आप क्या कहना चाहते हैं?
भाई वोट तो मिल रहा है सबको, लेकिन रोजगार भी मिलना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर। अच्छा, हुकूमत कहती है कि हमने राशन दे दिया तो राशन से मसले हल हो रहे हैं क्या? नो, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्या चाहते हैं? पैसा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, गरीबों की समस्याएं दूर होनी चाहिए। जवान तबके को क्या चाहिए, नौजवानों को क्या चाहिए? आप जैसे लोग क्या मुतालबा करते हैं? अब जवान तबके को ये चाहिए कि रोजगार चाहिए और अच्छा एजुकेशन चाहिए, और ये बिजली की समस्याएं हैं, पेट्रोल है, सब बहुत ही ज़्यादा तो महंगाई चल रही है, और धर्मवाद भी बहुत बढ़ गया है। मतलब धर्मवाद जातिवाद की बात कर रहे हैं, बढ़ गया है, आप इसको कैसे सोल्व करना चाहते हैं? धर्म जातिवाद की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे से एक तरफा वोट पड़ रहा है। अब क्या अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए मुख्तलिफ रुझानात सामने आ रहे हैं लोगों के विशाल, लेकिन बुनियादी जो एजेंडा है, बुनियादी जो मौजूआत हैं जी, वो रोजगार है, वो तालीम है, वो जाहिर है कि सेहत के मसाइल हैं। और ये जो जिस इलाके में मैं हूँ, ये काकोरी का इलाका है,